अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको जितनी भी अपडेट्स हैं वो सब मिलती रहें। हमारे पास चल रहा था क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10। उसमें हमने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर स्टार्ट किया था कि जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक में जितनी भी रेस्पिरेटरी बीमारियां हैं या कोई भी ख़राबियां होती हैं उसे हम क्या कहते हैं और वो क्यों होती हैं, उसकी वजह क्या बनती है। उसमें हमने लास्ट टाइम ब्रोंकिट्स के बारे में पढ़ा था, एम्फीसीमा के बारे में पढ़ा था और साथ में पढ़ा था निमोनिया के बारे में। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसे हम कहते हैं अस्थमा। आपने बहुत दफ़ा इसका नाम सुना होगा। ये बेसिकली एलर्जिक है, इसमें एलर्जी होती है और उससे हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें कोई भी बीमारी होती है, उसमें कोई भी ख़राबी होती है तो उससे ये किस तरह से हमें बीमार कर देती है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स होती हैं, इसकी क्या ख़राबी होती है। तो हम इसे पढ़ते हैं। अस्थमा इज़ अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। ये एक एलर्जी की किस्म है। देयर इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई की, जैसे हमने ब्रोंकिट्स में पढ़ा था, उसमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो इन्फ्लेमेट हो जाती है, वो सोजिश हो जाती है, तो वो किस वजह से होती है। उसमें तो होता है कि म्यूकस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है उनके अंदर, तो वो स्वेलिंग क्रिएट कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन बना देते हैं। यहाँ पे भी ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन होती है। मोर म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। नैरिंग ऑफ एयरवे, जो एयरवेज होते हैं वो नैरो हो जाते हैं, वो तंग हो जाते हैं। इस अस्थमा के अंदर जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, दी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स बिकम सेंसिटिव टू डिफरेंट एलर्जीज़। जो ब्रोंकाई होते हैं और ब्रोंक्यूल्स होते हैं, उनको डिफरेंट एलर्जीज़ से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, हसास हो जाते हैं एलर्जी से। कौन कौन सी एलर्जीज़ होंगी? डस्ट, स्मोक, परफ्यूम। जब इस तरह की एलर्जीज़ के वो सामने या फिर उनके सामने डस्ट होगी, मिट्टी होगी या कोई भी धुआं होगा या फिर कोई परफ्यूम की स्मेल होगी, जो भी ऐसी स्मेल जो हार्श स्मेल उनके अंदर जाते ही ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स में क्या क्रिएट कर देगी, उनको उसमें एलर्जी क्रिएट कर देगी। एलर्जी से क्या होगा कि उनकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो हैं उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगी। उसके आगे हैं व्हेन एक्सपोज टू सच एलर्जीज़। जब वो इन एलर्जीज़ के सीधा एक्सपोज मतलब उनके सामने जाएंगे, उनके सामने ऐसी कोई भी चीज़ आएगी, दिस सेंसिटिव एयरवे शो इमीडिएट एंड एक्सेसिव रिस्पॉन्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन। इन दिस कंडीशन पेशेंट फील डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। तो जो इन उसके रिस्पॉन्स में वो क्या करेंगे, उसमें उन्हें तंगी महसूस होगी, उसमें उन्हें ब्रीथिंग में सांस लेने में उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी कि उन्हें सांस लेने में मुश्किल होगी उस टाइम। यहाँ पर अगर आप देखें इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, मतलब इसे किस किस चीज़ों से ये ज़्यादा होती हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, एलर्जीज़ हैं, किसी भी चीज़ की एलर्जी हो सकती है उन्हें, या वर्क मेडिसन्स हैं। उसके अलावा अगर आप देखें इरिटेंट उनमें कौन कौन से हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें से इरिटेट कर सकती हैं। टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है वो भी, एक्सरसाइज भी। स्ट्रॉन्ग ऑडर्स, जिसकी बहुत तेज़ स्मेल हो, जैसे पेंट है, परफ्यूम्स है या पेट्रोल है, ऐसी चीज़ों से भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस और इमोशन से भी। और उसके अलावा उनके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं, तंबाकू है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, पोल्यूटेंट्स हैं, फूड एडिटिव्स हैं और मेडिसिन्स हैं। नेक्स्ट उसके सिम्टम्स, उनकी अलामतें कौन कौन सी हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो पेशेंट है इसको अस्थमा है। द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जो इसके सिम्टम्स हैं, बाकी जबकि हमने सिम्टम्स पढ़े उनके अलग-अलग थे कि अगर हम पढ़ेंगे एम्फीसेमा के तो उसके अलग थे, निमोनिया के अलग थे, ब्रोंकिट्स के अलग थे। लेकिन अगर हम लोग अब देखें तो अस्थमा के सिम्टम्स हर इंसान के अंदर अलग-अलग होते हैं। जो सबसे मेजर सिम्टम्स हैं उसमें क्या क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में कमी, मतलब सांस लेने में उसे कमी हो जाएगी, मतलब सांस लेने में मुश्किल होगी, स्पेशली विद एग्जर्शन और एट नाइट। रात के वक्त उसे ज़्यादा सांस लेने में मुश्किल होगी। विस्लिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग आउट, जब सांस बाहर निकालते हैं तो तब उनकी सांस में से सीटी की आवाज़ आएगी, उसे हम कह देते हैं वीजिंग। कफ, खांसी होगी और चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में पेन होगा, चेस्ट का तनाव होगा। अस्थमा के सिम्टम्स अगर आप देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग है, ड्राई कफ है,
नाइट कफ है, रात की खांसी, उसके अलावा वीजिंग है और चेस्ट पेन और टाइटनेस है। अब आगे देखिए इसकी ट्रीटमेंट क्या है। इसकी कुछ ट्रीटमेंट भी तो हैं। इसमें ट्रीटमेंट में है दी केमिकल्स विद एबिलिटी टू डायलेट दी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स आर यूज्ड इन दिस ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। वो केमिकल डायलेट कहते हैं खोल देना, फैला देना। वो केमिकल्स जो ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को खोल दें, फैला दें, उन्हें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमने यही पढ़ा है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की। जब भी कभी एलर्जी होती है या किसी कोई ऐसी चीज़ जो अस्थमा के पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है, उन्हें एलर्जी है किसी चीज़ से, तो वो जब उसके एक्सपोजर में जाए, एक्सपोज करेंगे उसके साथ, तो उनकी वो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो इन्फ्लेमेट हो जाएंगी, वो उसमें सोजिश आ जाएगी। तो वो मेडिसन्स, वो केमिकल्स जिसकी वजह से उनकी जो ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स है उसमें उनकी इन्फ्लेमेशन जो है वो कम हो जाए, वो डायलेट हो जाए, वो अस्थमा के पेशेंट को यूज़ की जाती हैं। सच मेडिसन आर गिवन इन द फॉर्म और इन्हेलर्स। आप नीचे देखें डायग्राम में आपको इन्हेलर दिखाई दे रहे होंगे। इन्हेलर होता है जिसके ज़रिए से वो फ़ौरन से वो केमिकल्स होते हैं वो अपनी सांस के ज़रिए, अपने गले के ज़रिए अंदर तक लेके जाते हैं। तो इसके ये इन्हेलर्स वो यूज़ करते हैं। ज़्यादातर जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उन्हें ये इन्हेलर्स दिए जाते हैं। लंग कैंसर। अब नेक्स्ट जो आपके पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर में क्या होता है? लंग कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग। बेसिकली कैंसर होता ही तब है जब एक जगह पे सेल की डिवीजन, हमने पढ़ा है कि सेल एक टाइम में कितनी दफ़ा डिवाइड होता है, तो अब वो सेल अगर उसमें उस डिवीजन जितनी नंबर उसके हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो डिवाइड हो जाए तो वो उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है। मतलब उन सेल्स की हमें ज़रूरत भी नहीं है लेकिन वो फिर भी डिवाइड होते जा रहे हैं, अपने नंबर बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो जो सेल जो बड़े हैं वो कैंसर क्रिएट करते हैं, उससे कैंसर बनता है। इसी तरह से जो लंग कैंसर है, इज़ ए डिजीज़ ऑफ अनकंट्रोल सेल डिवीजन। इसमें सेल की डिवीजन होती है जो कंट्रोल नहीं होती। इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स, जो लंग्स के टिश्यू होते हैं उसके अंदर दिस सेल कंटिन्यू टू डिवाइड विदाउट एनी कंट्रोल। जो सेल होता है वो उसके अंदर डिवीजन होती रहती है बग़ैर किसी कंट्रोल के। एंड फॉर्म आ ट्यूमर कहते हैं गिल्टी को। जो सेल्स बनते हैं उससे एक गिल्टी बन जाती है, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। तो वो किस वजह से होती है कि जो सेल कंटिन्यूसली बार बार डिवाइड हुए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो सेल थे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता है कि हर इंसान जो है वो सेल से मिलके बना है और सेल मुख्तलिफ़ काम करते हैं। जैसे नर्व सेल हैं वो अपना मैसेज लेके जाते हैं, ब्लड सेल हैं वो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, बाकी वो सेल हैं वो डिसऑर्डर से बचाते हैं। तो ये जो डिफरेंट सेल्स हैं वो हमारी मदद करते हैं, लेकिन अगर उनकी ज़रूरत ही नहीं है, उन सेल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो वेस्ट में चले जाएंगे। लेकिन वो वेस्ट एक ऐसा ट्यूमर बना देंगे जो हमारे लिए मुश्किल बनाएगा हमारे लिए। द सेलुलर ग्रोथ में आल्सो इनवेड एडजेसेंट टिश्यूज़ बियॉन्ड द लंग्स। अब जो उसके नीचे जो टिश्यूज़ होंगे उनकी ग्रोथ वो रोक देगा। अब सेल डिवाइड होता है, उसके बाद उसने ग्रो करना होता है अपनी एक मैक्सिमम जो उसकी है ग्रोथ है उस तक। लेकिन अगर वो ऊपर उसके ट्यूमर होगा तो वो जो नीचे वाले सेल होंगे वो नीचे ही दब जाएंगे, वो आगे ग्रोथ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो आपको येलोइश दिखाई दे रहा है वो अनकंट्रोल्ड डिवीजन है सेल की। तो वो डिवीजन जो है वो एक ट्यूमर काज कर रहा है। वो ट्यूमर है, ये एक ट्यूमर है जिसने बाकी सेल्स को भी यहाँ जहाँ तक रेडिश है, रेड एरिया है, वहाँ तक उसने नीचे वाले जो सेल्स हैं उनको दबा कर रखा है, उनकी भी ग्रोथ रोकी है और वो आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके सिम्टम्स, उनके कुछ काजेज़ हैं कि वो किस तरह से हमें पता चलेगा कि इस इंसान को लंग कैंसर है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर, जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सिम्टम्स है कफ़िंग, बहुत खांसी, इंक्लूडिंग कफ़िंग ऑफ ब्लड। जब खांसी आएगी तो उसके साथ क्या आएगा? खून, ब्लड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस की कमी हो जाना, वेट लूज़, वज़न का कम होते जाना। उसके अलावा जो कुछ सिम्टम्स हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, उसके अलावा हैं यहाँ पर चेस्ट पेन है, कफ़िंग ऑफ ब्लड है, यही सब इनके कॉमन सिम्टम्स हैं। उसके अलावा इनकी कॉजेज़ क्या होंगी, वजह क्या होंगी इनकी? द मैनी कॉजेज़ ऑफ एनी कैंसर इंक्लूड कार्सिनोजन। जो सबसे बड़ी वजह है कैंसर की वो है कार्सिनोजन, सच एज दोज इन सिगरेट स्मोक। वो जो सिगरेट के धुएं के अंदर होता है वो केमिकल, वो सबसे बड़ी वजह है कैंसर की। आयनाइजिंग रेडिएशन, जो वेव्स निकलती हैं। अब देखिए हम जब अब वो रेज़ जो हमारे जिस्म के ऊपर पड़ती हैं, बहुत सारी रेज़ होती हैं जो हमारे जिस्म के ऊपर पड़ती हैं। जैसे अब एक्सरेज़ की रेज़ हैं, वो जब हमारे जिस्म के ऊपर पड़ती हैं तो वो सीधा सेल के अंदर तक जाती हैं।
जब वो सेल के अंदर तक जाएंगी तो वो सेल को कुछ ना कुछ डैमेज करेंगी। जब वो सेल को डैमेज करेंगी तो उसकी ग्रोथ और उसकी डिवीजन ख़राब हो जाएगी। डिवीजन ख़राब होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी। जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगी तो उससे क्या होगा, कैंसर काज होगा। उसके अलावा है वायरल इन्फेक्शन। वायरल हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि वायरस का जो अटैक होता है, वायरस से जो भी डिज़ीज़ काज होती है उसे हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। स्मोकिंग इज़ द मेन काज ऑफ लंग कैंसर। सबसे बड़ा जो काज है, सबसे बड़ी जो वजह है वो है स्मोकिंग। क्यों? क्योंकि सिगरेट के धुएँ में, सिगरेट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्सिनोजन। उसके अलावा है दिस रिस्क ऑफ लंग कैंसर इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर इन नॉन स्मोकर। ये जो सिगरेट की वजह से कैंसर बढ़ता है, ये ज़्यादा नंबर किन के अंदर होता है, स्मोकर्स के अंदर। लेकिन जो स्मोकर्स नहीं होते उनके अंदर बहुत कम और भी वजह हैं, जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर वायरल इन्फेक्शन है, आयनाइजिंग रेडिएशन है। लेकिन जो सिगरेट पीते हैं या फिर स्मोकर्स हैं, वो उनके अंदर जो लंग कैंसर के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सिगरेट स्मोक कंटेन ओवर 50 नॉन कार्सिनोजन। 50 से ज़्यादा उनके अंदर कार्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं सिगरेट के धुएँ के अंदर। अब यहाँ पर उनके अलावा कुछ चेंजेस आती हैं, क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं हेरिडिटी में। अगर ऐसे है कि एक इंसान है, उसके कि अपने फैमिली में से किसी को या बड़ों में से इसके फादर को, मदर को या ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को अगर कैंसर था तो चांसेस होते हैं कि उस इंसान को भी कैंसर हो जाए। उसके अलावा यूवी रेडिएशंस, हमने रेडिएशंस पढ़ी थी कि रेडिएशंस जो वेव्स होती हैं वो भी कैंसर काज करती हैं। केमिकल्स भी कैंसर काज करती हैं, वायरसेस भी कैंसर काज करते हैं, और उसके अलावा स्मोकिंग काज करती हैं, और सेल की डिवीजन कैंसर काज करती है। इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग के क्या इफ़ेक्ट होते हैं कैंसर पर? पैसिव स्मोकिंग, इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम अनदर स्मोक। अब आपने खुद सिगरेट नहीं पी, जो अब आपके सामने अगर कोई इंसान सिगरेट पी रहा है तो उसका जो धुआं आपके अंदर जाएगा, आप उसे इनहेल करोगे तो वो सिगरेट उस स्मोकिंग को हम क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग। इज़ आल्सो अ काज ऑफ लंग कैंसर। इसकी वजह से भी कैंसर काज होता है। द स्मोक फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ द सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। अगर आपने कभी सिगरेट को देखा हो तो सिगरेट के जो आगे वाला हिस्सा होता है वो वाइट होता है और पीछे वाला हिस्सा येलोइश होता है। वो जो येलोइश होता है वो पहले जो अगर हम सिगरेट को चलाने से पहले देखें तो वो येलो कलर का होगा, हल्के रंग का होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसका धुआं लेते जाएंगे तो वो ब्लैक होता जाएगा। वो जो येलो पार्ट है वो उसका फ़िल्टर है। अगर हम उसके एंड से पिएंगे, मतलब अगर हम उसको स्टार्ट से नहीं करते, उसे एंड से उसके फ़िल्टर से पीना शुरू कर देंगे तो वो ज़्यादा डेंजरस होगा। क्योंकि जहाँ से वो फ़िल्टर से होकर आ रही है तो वो बहुत सारे जो कार्सिनोजन हैं उन्हें रोक रही है। बहुत सारे जो केमिकल्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उन्हें रोक रही है। लेकिन अगर हम उस फ़िल्टर से पिएंगे, उस फ़िल्टर तक से भी आगे भी पिएंगे तो फिर वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। उसके अलावा एलिमिनेटिंग तंबाकू स्मोकिंग इज़ अ प्राइमरी गोल इन द प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। अब जो स्मोकिंग है और तंबाकू का यूज़ है वो सबसे ज़्यादा काज बन रहा है इसके हमारे ग्लोब के अंदर, मतलब हमारे जो दुनिया है उसके अंदर सबसे ज़्यादा वो लंग कैंसर की वजह बन रही है। अब इसको ख़त्म करना है, वो किस तरह से करना है? दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कॉल्ड दी गवर्नमेंट टू स्टॉप टबैको एडवर्टाइजिंग टू प्रिवेंट यंग पीपल फ्रॉम टेकिंग अप स्मोकिंग। अब जो एडवर्टाइजिंग होती है, अब अगर आप देखें कि कोई भी एड्स होती हैं किसी भी चीज़ की तो वो उसके ज़्यादा से ज़्यादा यूजेस बताते हैं। कि अगर आप एक शैम्पू भी देख लें तो शैम्पू के यूजेस बताएंगे आपको कि इसमें ये यूज़ है, इसका ये यूज़ है, आप इसे इस्तेमाल करें, आपको ये फ़ायदे होंगे। तो पहले होती थी, ऐसे होता था कि इसकी स्मोकिंग की भी एडवर्टाइजिंग होती थी कि ये स्मोकिंग में ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए ये अच्छी है, या ये है, या इसमें से ये वाला ब्रांड अच्छा है। तो अब जो है उन्होंने जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उस गवर्नमेंट ने जो तंबाकू की एडवर्टाइजिंग है उसे रोक दिया है, ताकि जो यंग वंस हैं, जो जवान इंसान हैं, वो उसकी स्मोकिंग से उन्हें स्मोकिंग से रोका जाए। तो ये आज का आपका लेसन था। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया, और अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या इसके अलावा आपको इस टॉपिक में से कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।